कहते हैं कि जिसके पास मोबाइल होता है वह पत्रकार होता है। आज का दौर कुछ ऐसा ही चल रहा है। जब भी कहीं कोई घटना घटती है तो सबसे पहले अगर कोई भी आदमी उसके पास होता है तो अपना मोबाइल निकालता है और मोबाइल निकालने के बाद उसका वीडियो बनाता है या फोटोग्राफ्स उतार लिया करता है। इस फोटोग्राफ्स को या वीडियो को बनाकर वह सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर अपलोड कर दिया करता है। एक महिला है एक व्यक्ति के साथ आपत्तिजनक स्थिति में होती है। इसी बीच में एक लड़की अचानक से आ जाती है। उस लड़की ने उन दोनों व्यक्तियों को आपस में आपत्तिजनक स्थिति में देखा, साथ ही उन्हें संबंध भी बनाते हुए देखा। उसके बाद उसने मोबाइल निकाला। मोबाइल निकालने के बाद उसने उनके फोटो भी लिए और साथ ही उनका वीडियो बनाया। हालांकि यह बात उसने किसी को महसूस नहीं होने दी और ना ही किसी के सामने जाहिर होने दी कि उसने उनका वीडियो बनाया है और उसका फोटोग्राफ्स लिया है। लेकिन ना जाने क्यों सामने वाले को ऐसा लग रहा था कि उसकी जो पोल है वह खुल चुकी है और इसी बात पर इसी वजह से एक कत्ल हो जाता है। कत्ल इतना भयानक होता है कि जब लोगों को इस घटना के बारे में पता चला तो लोगों को यकीन नहीं हुआ कि उस महिला ने इतने शातिर तरीके से एक नहीं बल्कि डबल गेम खेला है। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना हम आपको सुनाने जा रहे हैं, ये सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के जिला बागपत की है और इसी बागपत में एक गांव लगता है सिसाना। दरअसल हम बात कर रहे हैं 2 नवंबर 2023 की सुबह करीब 8 बजे के आसपास, जब लोग अपने खेतों की तरफ निकल जा रहे थे तो गांव का एक शमशान घाट है। शमशान घाट से थोड़ी दूरी पर एक कूड़ा घर बनाया हुआ था। उसकी 4 दीवारी की हुई थी। लोग ज्यादातर अपना कूड़ा उसी में डाला करते थे। इसी बीच जब लोग जा रहे थे तो रास्ते में चलते लोगों को कुछ दुर्गंध आ रही थी, यानी बदबू सा आ रही थी। ग्रामीणों को कुछ शक हुआ तो ग्रामीणों ने उस कूड़ा घर में जब झांक कर देखने की कोशिश की तो उसमें आग लग रही थी। एक सूटकेस रखा हुआ है, सूटकेस के अंदर आग लग रही थी और जैसे ही ग्रामीणों ने करीब से झांकने की कोशिश की तो उन्होंने देखा कि एक महिला की लाश है जो जल रही है, उसमें आग लगी हुई है। इसी बीच उनमें से एक बंदा अंदर कूद जाता है, अपना मोबाइल निकालता है। मोबाइल निकालने के बाद एक वीडियो बनाता है, फोटो भी खींच लेता है और फिर फोटोग्राफ्स वीडियो लेने के बाद फिर वह जोर जोर से चीखता है, चिल्लाता है, शोर मचाता है। जैसे ही ग्रामीण उसकी चीखें, उसका शोर सुनते हैं, जो आसपास के गांव थे वहां तक भी यह बात पहुंच जाती है। और अब ये बात केवल सिसाना गांव में नहीं थी बल्कि सिसाना गांव के आसपास में जो गांव थे वहां तक पहुंच जाती है। लोगों को लगा कि पता नहीं किसी की बेटी या किसी की बहू को मार करके हत्या करके उसकी बॉडी को सूटकेस के अंदर रखते हैं और फिर सूटकेस में आग लगा देते हैं। सबसे पहले पुलिस को सूचना दी जाती है, लेकिन कई बार कोशिश करने के बाद भी पुलिस तक बात पहुंच नहीं रही थी तो ग्रामीणों ने 112 नंबर पर फ़ोन किया। जब 112 नंबर से सफलता नहीं मिलती है तो नज़दीकी पुलिस चौकी को फ़ोन किया जाता है। उनको बताया जाता है कि सिसाना गांव के एक कूड़े घर के अंदर एक बॉडी जल रही है, आप जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आ जाए। पुलिस मौके पर आती है और मौके पर आने के बाद ये पुलिस पता लगाने की कोशिश करती है और जिस व्यक्ति ने वीडियो बनाया था उस जलते हुए सूटकेस का उस वीडियो को वायरल भी किया जाता है। उन फोटोग्राफ्स को भी वायरल किया जाता है ताकि कोई भी व्यक्ति, कोई भी आदमी, कोई पुरुष ये बता सके कि यह उसकी बेटी है या उसकी बहू है। लेकिन 1-2 नहीं बल्कि 24 घंटे से ज़्यादा का वक्त बीत जाता है और उसके बाद भी ये पता नहीं चलता कि आखिरकार यह कौन है, किसकी बॉडी है। अब आसपास के जितने भी गांव थे या पूरा बागपत है, हर किसी के मन में, हर किसी मांग में एक ही सवाल था कि आखिरकार लड़की कौन थी, किसने आखिर इसकी हत्या की है, किसने आकर इसको यहाँ जलाया है। कुछ इस तरह के सवाल थे। इन सवालों का जवाब न केवल पुलिस जानना चाहती थी बल्कि ग्रामीण भी जानना चाहते थे और हर किसी की उत्सुकता होती है। पुलिस को कई दिन बीतने के बाद भी कोई सबूत हासिल नहीं हो रहा था, न ही किसी ने आकर ये दावेदारी की कि यह उनकी बेटी है या बहू है। तो आखिरकार पुलिस अपने तरीके से ही काम करना शुरू कर देती है। अब यहाँ सर्विलांस टीम को बुलाया जाता है, डॉग स्क्वाड को भी बुलाया जाता है और फिर पुलिस की जो कई अन्य टीमें होती हैं वह भी आकर यहाँ पर, फिंगरप्रिंट वाली टीम भी आती है। ये सभी टीमें आकर यहाँ जांच पड़ताल करती है, लेकिन कोई सफलता जब नहीं मिलती और फिर पुलिस को यह एक सूचना मिलती है कि फला रास्ते पर एक जगह एक सीसीटीवी
कैमरा लगा हुआ है, वहां से शायद आपको कुछ सुराग या सबूत मिल सके। अब पुलिस ने उस सीसीटीवी कैमरों को खंगालना शुरू किया तो उसमें हरियाणा के एक प्लेट नंबर की गाड़ी होती है, स्विफ्ट डिजायर, जो उस रास्ते से गुजर रही थी। अब पुलिस ने उस नंबर की गाड़ी को ट्रेस करके निकालने के बाद उसे देखा, आसपास के गांव के लोगों से पूछा कि ये गाड़ी किसकी है या किसी रिश्तेदार की है, अगर कोई इसके बारे में जानता है तो दावेदारी नहीं की उसके बारे में जानकारी दी जाए, लेकिन किसी ने भी उस गाड़ी के ऊपर और किसी ने भी यह नहीं कहा कि यह हमारे रिश्तेदार की है या फिर हमारे घर पर खड़ी होती है। उस गाड़ी पे जो हरियाणा के सोनीपत का नंबर लिखा हुआ था, पुलिस उस नंबर के आधार पर सोनीपत पहुंचती है। वहां जाने के बाद गाड़ी के मालिक से बातचीत करती है और गाड़ी मालिक से जब बातचीत की जा रही थी तब गाड़ी मालिक कहता है कि उसकी गाड़ी यानी कि 1 नवंबर 2023 को उसका एक रिश्तेदार होता है, उसका रिश्तेदार इस गाड़ी को मानकर ले गया था। अब पुलिस उस रिश्तेदार की तलाश करना शुरू कर देती है। उस रिश्तेदार का नाम पवन होता है। अब पुलिस ने जब पवन की तलाश की, उसका जो एड्रेस और उसके मोबाइल नंबर की लोकेशन वगैरह निकालना शुरू किया, उसकी सीडीआर वगैरह निकलवाने की कोशिश की, तो वो कई लोगों के संपर्क में होता है। न केवल संपर्क में होता है बल्कि उसकी लोकेशन भी यही की पाई जाती है, इसी घटना के एरिया पाई जाती है। अब पुलिस ने चारों तरफ जाल बिछाया उसे पकड़ने के लिए। उसकी लोकेशन एक बार फिर से इसी गांव की तरफ आती है। पुलिस ने उसे घेर कर रोकने की, उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसने पुलिस को देखते ही गोली चला दी और पुलिस को जवाबी कार्रवाई में अपनी आत्मरक्षा में गोली चलानी पड़ी तो गोली उसकी टांग में लग जाती है और जैसे ही गोली टांग में लगती है तो पवन गिर जाता है। उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, यहाँ पर उसका उपचार भी होता है। साथ ही उससे पूछा जाता है कि पूरा माजरा क्या है। जब पूरा माजरा बताने की बात आती है तो उसकी जो सीडीआर निकल के आती है उसमें एक शिखा नाम की महिला होती है, उसमें उसकी बातचीत का सिलसिला जारी था। साथ ही शिखा की बातचीत होती थी विवेक चौहान से। पुलिस ने इन दोनों को भी पूछताछ के लिए हिरासत में लिया और हिरासत में लेने के बाद एक पूरा गेम, एक कांड या फिर यह कहे कि एक कहानी सामने आती है। दरअसल मरने वाली जो लड़की थी जिसकी बॉडी जलाई गई थी, उसका नाम था मनीषा चौहान उर्फ मिनी, जो कि एक नोएडा की मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब किया करती थी। अब इसके बारे में जब पड़ताल की जाती है, साथ ही में शिखा हो या विवेक उर्फ मनीष चौहान हो या फिर इस पवन से बातचीत हो, जब इनसे पूछताछ की जा रही थी तब कुछ ऐसी चौंकाने वाली बात सामने आती है। दरअसल उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर का सेक्टर 45 का एक गांव सदरपुर लगता है, वहां का रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम चरण सिंह होता है जो कि पूर्व प्रधान हुआ करता था। उसके बाद उसका एक बेटा होता है जिसका नाम हर्षवर्धन होता है और हर्षवर्धन को एक बेटा पैदा होता है और एक बेटी होती है। बेटे का नाम मनीष उर्फ विवेक चौहान होता है, जबकि उसकी बेटी का नाम होता है मनीषा चौहान उर्फ मिनी। यह बहुत अमीर फैमिली थी, करोड़पति लोग होते हैं, लेकिन कोई नहीं जानता था नियति जो थी कुछ इस तरह की थी कि जो हर्षवर्धन जाती है होता है उसको कैंसर हो जाता है और साल 2011 में कैंसर से उसकी मौत हो। अब उसका बेटा और बेटी बचते हैं। बेटी उस वक्त 10 साल की थी और इसी बीच में मरने से पहले ही, क्योंकि उसे पता था कि उसकी मौत बहुत जल्दी आएगी, तभी उसने अपनी एक वसीयत बनाई और वसीयत में साफ साफ लिखवा दिया कि मैं बेटा और बेटी में कोई फर्क नहीं करता, इसलिए जो भी मेरी जमीन जायदाद है, जो भी कुछ है, वह बेटा और बेटी में बराबर बराबर बांट दिया जाए। और जैसे ही यह वसीयत सामने आती है तो सबसे पहले होश खराब होते हैं इस मनीष उर्फ विवेक चौहान की आधी जमीन यानी कि करोड़ों की संपत्ति उसकी बहन के नाम पहुंच जाएगी और बेवजह पहुंच जाएगी, इसलिए वह अपनी बहन से खफा रहने लगा। लेकिन उसकी बहन अभी 10 साल की थी। बहन ने मेहनत की, पढ़ाई की और पढ़ाई करने के बाद वह बहुत कम समय में अपने घर से निकल गई और अपनी जिम्मेदारी का उसे एहसास होने लगा। कुछ वक्त बीतने के बाद इसके भाई की शादी हो जाती है। विवेक चौहान की सोनीपत की रहने वाली शिखा नाम की लड़की से शादी हो जाती है, लेकिन ये कोई नहीं जानता था कि शिखा का पूर्व में ही शादी से पहले ही एक लड़के यानी कि पवन कुमार से अफेयर होता है और उसके साथ उसकी आपत्तिजनक स्थिति में कभी उन्होंने आपस में एक दूसरे के साथ बहुत गहरे रिश्ते में थे। तो ये जिंदगी ऐसे ठीक ठाक चल रही थी और
यह मनीषा अपना घर छोड़ के चली जाती है। अब कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा था कि मनीषा अपनी संपत्ति में जो हक है वह किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेगी, और इसीलिए शिखा को यानी मनीषा के भाई की पत्नी को ये बात परेशान करती थी, साथ ही विवेक को भी यह बात परेशान करती थी। लेकिन विवेक इस बात को नहीं जानता था कि उसकी पत्नी का यानी कि शिखा का शादी से पहले ही पवन कुमार के साथ अवैध संबंध है। उसके साथ वो शारीरिक रिश्ते में बंधी हुई है। और एक दिन ऐसा होता है कि यह लड़की मनीषा अपनी भाभी के पास जब आती है, अपनी भाभी को एक लड़के के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लेती है, साथ ही उसका वीडियो बनाती है, उसकी फोटोग्राफ्स लेती है, लेकिन इस बात का कभी किसी से जिक्र नहीं करती और किसी से कुछ कहती नहीं है। अपने काम से काम रखती थी। वो लड़की वाकई बहुत टैलेंटेड और होशियार लड़की थी और सब लोग उसकी बड़ी इज्जत किया करते थे। वक्त गुजरता जा रहा था, लेकिन शिखा को लगता है कि ऐसा ना हो कि उसकी पोल पट्टी खुल ना जाए, और अगर उसके अवैध रिश्ते के बारे में किसी को पता चल गया तो उसका जो पति है वह उसको छोड़ देगा और उसकी जिंदगी पूरी तरह से नरक हो जाएगी। इसी बीच नशिका ने अपने पति विवेक के साथ मिलकर एक प्लान किया और उससे कहा कि क्यों ना मनीषा को रास्ते से ही हटा दिया जाए, तो सारी की सारी संपत्ति जिसकी कीमत 5 या 6 करोड़ के 5 GBS आसपास बताई जाती है, तो ये सब की सब संपत्ति उनकी खुद की हो जाएगी। और जैसे संपत्ति खुद की होगी, लाइफ एकदम मस्त कटेगी, बढ़िया कटेगी। और शिखा के रास्ते में जो कांटा है उसके अवैध संबंध की पोल खुलने का, वह भी हमेशा के लिए निकल जाएगा। और इसीलिए उन्होंने एक प्लान बनाया। इस लड़की मनीषा को 31 अक्टूबर 2023 को इससे बातचीत करते हैं। उस दिन हालांकि झगड़ा भी हुआ होता है, लेकिन इसे खुशामद करके कहते हैं कि करवा चौथ का त्योहार है, घर पर होना चाहिए, बहुत अच्छे अच्छे पकवान बनाए हैं। यानी कि 1 नवंबर 2023 को इस लड़की को घर पर बुलाया जाता है और इस घर में मौजूद होता है पवन, क्योंकि वह शिखा का प्रेमी था। और इस बात का विवेक को बिल्कुल भी पता नहीं था, बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी कि इन दोनों का अफेयर है। और फिर यह चारों मिलकर खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद जब कुछ वक्त बीत जाता है तो पता चलता है कि मनीषा को नशीला पदार्थ दिया गया था। जैसे ही उसने नशीले पदार्थ का सेवन किया, उस खाने के साथ वह बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। और इन तीनों के लिए यानी कि शिखा, उसके पति विवेक और उसके प्रेमी पवन के लिए बहुत ही आसान हो जाता है। इस लड़की का गला दबाया जाता है और गला दबाने के बाद एक सूटकेस का इंतजाम किया जाता है। ये सब सोच रहे थे कि अगर आसपास इलाके में इसकी डेड बॉडी को कहीं फेंकते हैं तो पुलिस को बहुत जल्दी इस घटनाक्रम के खुलासे में आसानी हो जाएगी, इसलिए कहीं दूर जाकर इसकी बॉडी को फेंक कर आते हैं। लेकिन सूट गैस का जब इंतजाम किया जाता है तो उसके शरीर के टुकड़े किए जाते हैं। यानी टुकड़े से मतलब कि उसे काटा नहीं जाता बल्कि तोड़ा जाता है और तोड़कर उस सूटकेस में फिट कर दिया जाता है। और फिट करने के बाद हरियाणा सोनीपत की एक कार थी, स्विफ्ट डिजायर, उस कार में बॉडी को रखा जाता है। और रखने के बाद यहाँ से लगभग 73 किलोमीटर दूर को बागपत का एक सिसाना गांव लगता है, और सिसाना गांव में जाकर इस बॉडी डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे थे, फेंकने की कोशिश करते हैं। सुबह के 4 बजे बज जाते हैं वहां पहुंचते पहुंचते, इसलिए उन्होंने शमशान घाट के पास एक कूड़ा घर होता है, उसकी जो 4 दीवारी थी उसकी हाइट ज़्यादा नहीं थी, और उसी कूड़े घर में उस सूटकेस को डालकर उसके ऊपर बड़ी मात्रा में पेट्रोल डाल दिया जाता है। और जैसे वह पेट्रोल में आग लगती है तो बहुत तेजी के साथ वह आग धू धू कर जलने लगती है। तो उन्हें डर लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो आसपास किसी को पता चल जाए, क्योंकि गांव के लोग जल्दी जाग जाते हैं, जल्दी उठ जाते हैं, इसलिए वह ज़्यादा देर वहां पर रुके नहीं थे, टिके नहीं थे। और कुछ देर के बाद वहां से गाड़ी लेकर चले जाते हैं, लेकिन वह गाड़ी, उसका नंबर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाता है। और गांव वालों को अगले ही दिन जब दुर्गंध आती है, तब तक वैसे तो शरीर आधे से ज़्यादा जल चुका था, लेकिन पुलिस को जब बताया गया, पुलिस ने इस घटनाक्रम का खुलासा किया, तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि भाभी ने डबल गेम खेला, यानी कि अपनी इज्जत बचाने की कोशिश की। लेकिन जब कत्ल का खुलासा होता है तो न केवल उसकी इज्जत तार तार होती है, बल्कि पूरे समाज को उसके
नाजायज रिश्ते के बारे में भी पता चल जाता है और यह भी पता चल जाता है कि विवेक अपनी बहन की हत्या करने के लिए करोड़ों की जमीन हथियाने के लिए वो इस हद तक चला जाता है कि अपनी सगी बहन की हत्या कर देता है। रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली यह कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है, आपको बताना है कि अगर कभी भी ऐसा लगे तो आपको कम से कम पुलिस का सहारा लेना चाहिए। इस लड़की के साथ साल 2011 से जब उसके पिताजी खत्म हुए थे तभी से इसके साथ कुछ न कुछ हो रहा था और इसको भी अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में किसी न किसी से ऐसी बातें करनी चाहिए थी। हालांकि पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया है। यहाँ के जो एसपी है जिनका नाम अर्पित विजय वर्गीय है, साथ ही डीएसपी युवराज सिंह है, इनका भी बहुत ही शानदार रोल रहा है। उन्होंने बहुत कम समय में इस घटनाक्रम का खुलासा कर दिया। दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक और सच्ची कहानी के साथ। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑन कर ले ताकि हमारी हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंचती रहे। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा आत्मबल बढ़ाएं।